जो होता है रेड टीम का काम। ओके, सो व्हाट इज रेड टीम, व्हाट इज ब्लू टीम, व्हाट इज पर्पल टीम, बहुत सारे टीम है, राइट। तो ये है क्या, इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग देखेंगे तो वो डिपार्टमेंट किया जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए, राइट। तो उसके हिसाब से कोई भी अटैक्स हो रहा है तो उसे लाइव हमें डिटेक्ट करना है। वहाँ पे हमें डिटेक्ट करने के लिए एआई भी असाइन किया जाता है, मैन्युअली भी वहाँ पर लोग होते हैं, नेटवर्क को एनालिसिस भी करते हैं, राइट। ईडीआर हम लोग बात है, एक्सडीआर होता है, उसमें एमडीआर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो अटैक्स को या थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए की जाती है इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो। ओके, तो एक रेड टीम एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोज कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम है, आईपीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग सर्वर है, लाइक वहां पर हम लोग देखेंगे तो वेबसाइट भी है, सब डोमेन है, उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा डेटा है। तो उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना ये हमारी प्रायोरिटी है, राइट। सो उसे हम लोग इथिकल हैकिंग सीखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि पासवर्ड अटैकिंग क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, वेबसाइट अटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे होता है। बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये हम इथिकल हैकिंग की तो हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे आ सकते हैं, नहीं। हम लोगों ने एबीसीडी सीखी है, बट अभी उसका सिंटैक्स हमें उसका वर्डिंग करनी है, हमें ग्रामर भी सीखना है, हमें आगे जाके फ्लुएंट भी होना है इंग्लिश में, जो हम लोग नहीं है सपोज, ठीक है। तो हमें वो सब चीजें देखने के बाद हम लोग जो कि परफेक्ट बंदा बनते हैं, तो तब जाके हमें इंडस्ट्रीज में कुछ पोजीशन मिल सकती है, ठीक है, राइट। तब वही देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि ये सब अटैक होते हैं किसी इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब अटैक को प्रिवेंट करने के लिए या अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी नहीं है इंडस्ट्रीज में या कंपनीज में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर कोई भी नहीं है। हम लोगों ने बस डेवलपिंग की है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, ना कोई डिप्लॉय किया। सो व्हाट, तो क्या होगा, हमारा सेंसिटिव डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अभी अब बहुत सारी सेशन में हम लोगों ने देखा होगा कि अटैक्स होता है इस तरह से, फिर हैक होता है, ये ब्लैक हैट हैकर है, व्हाइट हैट हैकर है, बस हो गया, राइट। तो हमें इससे बचना है, इससे बचना, ये सब चीजें हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं, और उसे बचने के लिए हमें इंडस्ट्री लेवल पे क्या करना है, राइट। तो इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग देखेंगे। अभी एक इंडस्ट्रीज है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ आईपी है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन भी होगा, वो प्रोटेक्ट करने के लिए या सिक्योर है कि नहीं देखने के लिए जो टीम होती है वो वो अलग अलग टीम होती है, ठीक है। जिसमें हमें कोई अटैकिंग हो रही है, थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे एनालाइज करने के लिए एक टीम होगी, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक, उस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम होगी। वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करने के लिए वेब एप्लीकेशन के अलग नए नए वर्जन्स आते हैं, ठीक है, 0 days आता है। तो हमारे वेब एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन है उसे हैक हो सकता है कि नहीं, वो देखने के लिए भी एक टीम होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज क्या होगा, मेरी इतनी बड़ी कंपनीज है, उस कंपनीज का एप्लीकेशन ही हैक हो जाता है, मेरे क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मेरे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंपनी क्लाइंट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी फेसबुक है सपोज, ठीक है। तो फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में कुछ बग है, तो वो बग की वजह से कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो उसे सिक्योर करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है हमारे बेसिस पे, एज लाइक फाइट हैट हैकर। तो बग हंटिंग प्रोग्राम है, या खुद के किए हुए हायर किए हुए हैकर्स होते हैं कंपनीज में, ठीक है। या बग हंटिंग के लिए हमें उस प्रोग्राम में हम लोग हमारी एप्लीकेशंस को या हमारे जो भी स्कोप में है उसे हम लोग वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो एक पार्ट होता है। रेड टीमिंग क्या होती है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो क्या करती है, मैनेज करती है। वो इम्प्लॉयज को सोशल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके वो कंपनीज के सर्वर को हैक, मतलब वो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता, उन्हें क्या करना पड़ता है कि एज ए हैकर जैसे हैक कर सकता है उस तरह से उनको काम करना पड़ता है। इवन हाँ, वो बाकी भी चीजें कर सकते हैं, बट इस तरह से वो कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आर्मी होती है, राइट। हम हाँ ऑब्वियसली हम लोग उसे आर्मी बोल सकते हैं, जो
सिक्योरिटी का काम करते हैं, जो पैचिंग मिटिगेशन का भी काम करते हैं, एवरीथिंग उनके हाथ में होता है, डेवलपमेंट भी होता है। उसे हम लोग एक परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी टीम बोल सकते हैं। ये जो टीम होती है, ये किसी भी कंपनी में होती है, आईटी सेक्टर की कंपनी में, तो वो कंपनी सेफ कंपनी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ये पार्ट ही हम लोग सिक्योरिटी का पार्ट ही निकाल देते हैं तो वो कंपनी सिक्योर नहीं होती है, राइट। तो उन लोगों को कौन से काइंड ऑफ अटैकिंग के अटैक को हमें फेस करना पड़ सकता है। डॉस अटैक हो सकता है, पासवर्ड अटैक हो सकता है, कुछ भी अटैक हो सकता है, राइट। ओके, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। अभी हिस्ट्री तो हम लोग नहीं देखेंगे, ओके। मैं ज़्यादा नहीं कंडक्ट करने वाला हूँ। तो ओके, सो जो जो अटैक होते हैं सपोज, ठीक है, उसे मिटिगेशन करने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोजीशन होती है कंपनीज में, हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो देखेंगे। या एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी क्या है, राइट। सीम क्या होता है, तो व्हाट इज सीम, लाइक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, लाइक वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी अटैक होता है, राइट, हैविंग लाइक एडवांस अटैक हो सकता है, या जो भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अटैक होता है उससे डिफेंस करने के लिए सिम, जो सिम की जो प्रोडक्ट्स है या जो भी है, उस इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करके हमारे टूल्स को हम लोग रिमिडिएशन प्रोसेस में डाल के हम उस कंपनीज को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, राइट। या हम लोग देखेंगे सॉक एनालिसिस जो होती है, लाइक व्हाट इज सॉक एनालिसिस, राइट। तो वो लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो हमसे बोलते हैं सॉक एनालिसिस, लाइक जो साइबर सिक्योरिटी स्टाफ में जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती है उसे मॉनिटरिंग करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को, या आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे मैनेज करना, राइट। वो होता है सॉक एनालिसिस में। वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करना, जो वल्नरेबिलिटी हो मिल रही है उसे डिटेक्ट करके उसे प्रिवेंट करना, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। यार टाइम 11 o'clock का था, ओके। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो पोजीशन क्या होती है, या कंपनीज में क्या क्या जॉब अवेलेबल है। थ्रेट एनालिसिस है, सीम है, सीआईएसएसपी सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको सिक्योरिटी में अच्छी खासा जॉब लेवल में मिल सकता है। ओएसीपी क्या होता है, एम आई ऑडिबल? Yeah. ओके, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं इतना ज़्यादा बात करने के लिए, नेक्स्ट हमें और एक प्रैक्टिकल भी देखना है, ओके। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह से वर्क होता है वो हम लोग देखेंगे। एक नॉर्मल अटैक कैसे सिमुलेट किया जाता है कंपनीज में। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के ऊपर एक मुझे आईपी मिल जाता है, ठीक है, उस आईपी के ऊपर मुझे अटैक करना है। जो एज ए रेटिमर जो आईपी दिया होता है उनको उस आईपी के ऊपर अटैक परफॉर्म करना है। हमें देखना है कि उस अटैक के ऊपर अटैक करने के बाद उसके ऊपर कितनी सारी वल्नरेबिलिटी मिलती है, राइट। और उस वल्नरेबिलिटी को देखने के बाद अब देखो यहाँ पर शायद ओके, जो वल्नरेबिलिटी मिल रही है, यार ये क्या हो रहा है, इतना लेट मत करो गाइस। जो वल्नरेबिलिटी मिलती है, कोई भी अटैक करना है या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमें सिक्योर करना है, तो फर्स्ट क्या होता है, वहां पर वीएपीटी हम लोग समझ लो, ठीक है। वीएपीटी क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज वी है, मतलब वल्नरेबिलिटी ढूंढो उस आईपी के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड उस वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करो। जरूरी नहीं होता उसे टेस्ट करना, अलग अलग टीम होती है वीएपीटी की। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक टीम होती है, पीटी की भी एक टीम होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके उसके ऊपर जो भी अटैक परफॉर्म हो सकता है उस अटैक को फाइंड करना, उसे परफॉर्म करना। एंड और एक टीम होगी उसे पैच करना, रिमिडिएशन, या हम लोग बोल सकते हैं मिटिगेशन।
सो जो टीम होती है वो अलग अलग टीम हो सकती है या एक ही टीम हो सकती है, एक ही टीम में सब चीजें हो सकती है, राइट। तो एक एक बॉक्स है मेरे पास जो मेरा हैक्सोडोफॉग बॉक्स है, उसे हैक करना है तो वो हम लोग छोटा सा थ्योरेटिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं करने वाले हैं कुछ भी। तो थ्योरेटिकली जो बॉक्स है उसका आईपी के ऊपर मुझे आई जस्ट वांट टू अटैक और द आईपी एड्रेस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट डू एन मैप ऑन दिस आईपी एड्रेस एंड व्हाट आई गॉट द रिजल्ट। मुझे वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कुछ भी हो सकता है, वहां पर हनी पॉट भी हो सकता है जो अटैकर को ट्रैप करके उसे मतलब ट्रेस कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो वहां पे जब हम लोग अटैक करते हैं तो उसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, ठीक है। सो नाउ आई गॉट द नंबर ऑफ पोर्ट नंबर विच इज अवेलेबल और दिस आईपी एड्रेस एंड नीड टू फाइंड which port number और which application और what is vulnerable for attack। अटैक करने के लिए हमें क्या vulnerable है वो देखना है, तो वो वीए में आएगा, vulnerability assessment में आता है। तो एक नॉर्मल पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है कि उस आईपी के ऊपर अटैकिंग करने के बाद vulnerability ढूंढता है वन बाय वन, कि लाइक आईपी के ऊपर जो पोर्ट नंबर है, इस सिंगल पोर्ट के ऊपर हम लोग अटैकिंग कर सकते हैं, तो एफटीपी पोर्ट है सपोज। सो ट्राई टू फाइंड brute force like password by using the brute force attack, or is there any kind of outdated version, then go ahead and attack over the 21 port number and get access, right? So same scenario for 22 port, 80 port, double one, triple one port. So what is 80 port? 80 port, I think so. There is a website, so you can again do deep enumerations or the 80 port number. Might be there is applications, or might be the application is vulnerable. Okay, might be the website having the WordPress website or Drupal platform, or whatever the platform is there. The platform might be vulnerable. So find the vulnerability. For the finding the vulnerability, you need to know about web application penetration testing. You might have to know about top 10 vulnerability, right? OAS vulnerability, or there is number of web application penetration testing platform which is available with the Google. You can go ahead and find the how to do bug hunting. सो बग हंटिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग पैसे कमा सकते हैं जेन्युइनली, राइट, एज अ वाइट हैट हैकर। तो वहाँ पर हमें अलग अलग टेस्टिंग सीखने को मिलती है, साथ में हम लोग नाम भी वहाँ पर हमारा एज ए साइबर कम्युनिटी या हैकिंग कम्युनिटी में हमारा वहाँ पर नाम भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, so what next? Suppose I just got some vulnerability on the website. So what next? Just find the like way to get a shell access, right? So here I got a CMS made simple vulnerability. Actually this is a plug CMS, content management system, where I got a vulnerability, like version जो है CMS का 2.2.5 है। when I find the versions 2.2.5 or the Google or Explorer DB, I got authenticated remote code execution vulnerability. तो व्हाट इज रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी? रिमोटली मैं किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकता उस सीएमएस में। हेलो गाइस, वन सेकेंड। डेस्कटॉप इशू, लाइट पावर चली गई मेरी, तो मुझे स्विच करना पड़ा लैपटॉप पे। ओके, विजिबल है मेरी स्क्रीन?
ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कोई भी अटैक हमें परफॉर्म करना है तो यहाँ तक मैं आ गया, ठीक है। सीएमएस के ऊपर मुझे कुछ वर्जन मिला है। अब ये फाइंड कैसे करना है, यहाँ पर हमें वर्जन ही नहीं मिल सकता ऐसे नहीं है। वहां पर माइट भी प्लगइन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। वो फाइंड करना होता है, राइट। उसके बाद next I got RC for this CMS, which is authenticated RC. So we need a authentication like username and the password, जो मैं निकाल सकता हूँ या हैक कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर यूजर को जो एडमिन है या एक यूजर है सोशल इंजीनियरिंग करके एज अ रेटिंग एम्प्लॉय होगा तो। ओके, या यू कैन हैक द वेबसाइट डेटाबेस और लाइक आप उसे हैक करके यहाँ पर उस एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, या वहां पर अनऑथेंटिकेटेड हो सकता है ऐसे ही, तो हमें पासवर्ड यूजर नेम की जरूरत होती है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कुकीज भी हो सकती है। अभी हम जैसे आगे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर हमको देखने को मिल। once we got the like admin और admin username and the password, यहाँ पे ना एक सिमुलेट किया है मैंने एपी को हैक करने। एपी को हैक करने के बाद वहां पर कुछ हिंट दी है, लाइक सिग्नोग्राफी करने के बाद हमें कुछ डिटेल मिलती है, राइट। यूजर नेम एंड पासवर्ड वो लेके हम लोग उस आरसी में ऐड करते हैं। वंस वी गॉट द यूजर नेम द पासवर्ड, वी कैन सक्सेसफुली हैक दिस सीएमएस, राइट। तो सीएमएस हैक करने के बाद हमें उस सर्वर को हैक करना होता है। तो एक 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 अटैक जो होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, हाउ इट वर्क, लाइक स्टेप बाय स्टेप वल्नरेबिलिटी डिफाइन करो। अटैक को परफॉर्म करने के लिए वहां पर उस वेबसाइट के ऊपर या उस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटी है उसे फाइंड करने के बाद उसे हैक करके एंटर करना है सर्वर में। तो जो सर्वर में अटैक करने के बाद एंटर तो हो गया, मैं शेल तो मिल गया मुझे, ये देखो यहाँ पर शेल मिल गया। बट जो एक्सेस यूजर है, जो अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ जो यूजर है, द यूजर इज डेमन यूजर, यू कैन सिलेक्ट नॉन लॉग इन यूजर, www डेटा यूजर। तो यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन का टॉपिक आता है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन इज नॉट अ जोक और नॉट इजी प्रोसेस। So for that, the operating system might be the Linux operating system or Windows operating system. So once you got the access, like normal daemon user access, you need to switch your user access, like root access or administrator access. For that, you need to know how to legislate for Linux or Windows operating system. So there are number of methods to hack privilege. Okay, so we can call it a post exploitation also. Okay, first step to enumerate the IP address where you got the something vulnerability. So that is called, you can call this is a vulnerability assessment phase. Okay, once the vulnerability assessment are done, you definitely getting something like a vulnerability, something like any vulnerability। एंड उसके बाद हमें पीटी का टाइप या फेज स्टार्ट होती है। पीटी मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो अटैकिंग प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। सो अटैकिंग किया मैंने, सीएमएस के ऊपर आरसी मिला मुझे, उस आरसी को हैक करके एंटर किया। तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। once we got the access, like any access, normal user access or whatever user access, we need to switch your access to for root access. So once you got the root access, boom, we successfully hacked this entire whatever it is box or like आपका जो कंपनी होगा वो सिमुलेटेड किया हुआ, या जो कंपनी का आपका सर्वर है वो अपने हैक करने के बाद आप रूट एक्सेस मिलने के बाद आप हैक करते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है वीएपीटी में या एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये होता है। और नॉर्मली जो बंदा होता है जो इथिकल हैकिंग करता है वो क्या करता है, ओके, वो क्या करता है कि उसे इतना पता रहता है कि वेबसाइट हैकिंग करना है, किसी का मोबाइल हैक करना है, या नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी बताना होता है, वो क्या बोलते हैं कि लाइक मेरा मोबाइल में एसएमएस नहीं जा रहे हैं, या मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक का कुछ इश्यू है, तो हैकर के पास चले जाते हैं। हैकर को पूछता है यार ये क्या प्रॉब्लम है, लेट मी सॉर्ट आउट इट, राइट। सो ये हैकर का काम नहीं होता। एक्चुअल जो हैकर होते हैं ये इंडस्ट्रीज लेवल में उनका बहुत काम होता है। ये हुआ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। ओके, तो व्हाट अबाउट थ्रेट्स एनालिसिस होते हैं, सॉक या सिस्को के जो मतलब नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं वो लोग। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग जो बात करें, इट हैपन ड्यू टू लाइक बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
लाइक हम लोग जो अभी बात करें सिस्टम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, राइट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, जो बग हंटिंग हम लोग बात करते हैं, राइट, सो जो बग हंटर बहुत बार हमने देखा होगा न्यूज में, बग हंटर गॉट लाइक इतने 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 पैसे मिले उनको, इतने डॉलर मिले, 20 लाख रुपीज डॉलर, फेसबुक को हैक करने के बाद, $40,000 या $500। ये जो होता है बग हंटर करते हैं। बग हंटर का चैलेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइक वो उनका भी एक ये होता है, वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर कर सकते हैं या वो मोबाइल एप्लीकेशन भी करते हैं, राइट। तो वो एक पार्ट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक ऐसा एक पार्ट है कि जो बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, राइट, जो कि उसमें बग हंटिंग भी हो सकते हैं, उसमें नेटवर्किंग भी हो सकते हैं, उसमें मोबाइल हैकिंग भी हो सकती है, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी हो सकती है। ओके, और इन सब को एक पोजीशंस में हम लोग लेके जाते हैं, तो वहां पर हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको इंडीड के ऊपर लेके जाता हूँ, इंडीड के ऊपर लेके जाता हूँ। तो वहां पर हम लोग एक नॉर्मल सर्च करते हैं कि जॉब किस तरह से मिल सकता है। मैं सब कुछ यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट हम लोग एक आइडिया लगाते हैं। अब देखो, मैंने रिसेंटली सॉक को सर्च किया था। सो व्हाट इज सॉक? आई जस्ट टोल्ड यू कि सॉक से हम लोग को मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन मिल सकते हैं। उसमें सिम भी आता है, राइट। तो ये जो जॉब है फ्रेशर को 50, आई थिंक सो, फ्रेशर नहीं, फ्रेशर के लिए नहीं, CISSP सर्टिफिकेशन जिसका हुआ है सिक्योरिटी प्रोफेशनल में, उसे 50+60 एटलीस्ट मंथली सैलरी मिल सकती है, ठीक है, इन महाराष्ट्र मुंबई में। तो ये रिमोट जॉब है आई गेस, ठीक है। तो SOC एनालिस्ट इन मुंबई में हम लोग देखें तो यहाँ पर भी नियरली लाइक वैसे ही हमें सैलरी मिल सकती है। तो सैलरी इट्स वेरी ओके, माइट बी 60 के आगे हो सकती है, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो CSP हो या सिस्को हो, सॉरी, सॉक हो, ओके, या हम लोग यहाँ पर सिम के लिए सर्च करते हैं। सिम, तो सीनियर IT सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी जॉब अवेलेबल है। साइबर डिफेंस एनालिस्ट सॉक में भी हमें जॉब है पूना में करंटली, ठीक है। डिप्यूटी मैनेजर वनएबिलिटी एनालिसिस। अब जैसे जैसे हम लोग सर्च करते हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पर जॉब मिलती है, राइट। क्या सर्च करते हैं बताए, हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं साइबर सिक्योरिटी, या हम लोग बोलते हैं CEH जॉब, और एंटर करता है। तो CH जॉब जो है ये, तो यहाँ पर हमें क्या दिखने को मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स एट NCG, 10 to 12 पर ईयर एनम, राइट। सीनियर IT सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो अभी आप भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। OECP करते हो, आपका OECP सर्टिफिकेशन है आपके पास, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लेवल पे आपको जो जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बारे में यहाँ पर मिलती है। तो व्हाट काइंड ऑफ certifications आर अवेलेबल इन मार्केट्स, लाइक OECP, CISSP, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के LPT कोर्स है। CS से हम लोग की स्टार्ट करते हैं, तो आगे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वैसे वैसे इसी काउंसलिंग के जितने भी आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाते हैं। ओके, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो है OECP सर्टिफिकेशन, वो जो सर्टिफिकेशन है ये आपको लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट। जिससे आपको, हाँ, तो सर्टिफिकेशन जब करते हो तो उसके बाद आपको गारंटी नहीं होती कि जॉब मिलेगा ही, बिकॉज आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वे ऑफ आपका जो करने का तरीका है, या इवन कंपनी आपका जो बात करने का तरीका, लाइक कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लाइक मेरा बहुत लो है तो मुझे कंपनी अप्रोच नहीं करेगी ना। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, होल्ड करने का स्किल, लीडरशिप स्किल, वो भी आपको वहां पर मायने करता है। तो जरूरी है टेक्निकल के साथ आपको बाकी की चीजें भी जरूरी होती है। और वैसे वैसे जितना भी हमारे पास नॉलेज आता है उतना नॉलेज कम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी में, राइट। लाइक हम लोगों ने जो देखा है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी जॉब अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ पोजीशंस इन इंडस्ट्रीज, एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या होता है, और सैलरी क्या हो सकती है, ये छोटा सा हम लोगों ने सिनेरियो देखा है।
आई थिंक सो समझ में आया होगा, राइट? मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाने वाला हूँ, स्विच करता हूँ नेक्स्ट सेशन जो कंडक्ट करने वाले हैं महेश सर, एंड ही विल इलाबोरेट अबाउट व्हाट इज एक्चुअली डॉकर एंड कुबरनेटिस क्या होता है, रेड हैट क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम लाइक हैकर, परफेक्ट हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, then Kubernetes and like Docker. Most of I think so he will talk about the Docker, okay, container and all. So let me introduce about my sir. My sir, are you there? Yes. Okay, please continue. And thank you guys. Okay. दिग्विजय रेकॉर्डिंग करतोयस ना? एक मिनट गाइज. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस. या सर. ओके. तो अभी विशाल सर ने बहुत कुछ बताया साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. तो अब हम बात करने वाले हैं रेड हैट और डॉकर के बारे में. तो रेड हैट का टॉपिक इसलिए चूज़ किया बिकॉज रेड हैट मतलब अब बहुत लोगों को पता है कि रेड हैट एक कंपनी है, और एक रेड हैट जो है लाइनस स्टोर वाले ने जो उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी खुद की, मतलब वो जो फर्स्ट टाइम लिनक्स कर्नल बनाया था, उसके बाद जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई उसमें से जो भी कोर्स लॉन्च हुआ वो है रेड हैट. ठीक है. मतलब अभी जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं लिनक्स की तरफ से वो सिर्फ रेड हैट प्रोवाइड करता है. तो हम रेड हैट के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि हम जहाँ पे भी जाएंगे, मतलब अभी अभी हमें पता है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो हम जिस भी फील्ड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी कंपनी में हो, इंडस्ट्री में हो, या फिर किसी ऑफिस में हो, तो आप वहाँ पे देखते हो कि मोस्टली वहाँ पे लिनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं. तो लिनक्स सिस्टम यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के लिए हमारे पास रेड हैट नाम का कोर्स है. ठीक है. जो कि रेड हैट खुद प्रोवाइड करती है. लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि रेड हैट हम सीखेंगे, लेकिन वो स्कूल में या फिर कॉलेजेस में या फिर कंपनियों में देखते हैं कि वहाँ पे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं की जाती. मतलब वहाँ पे यूज़ लिनक्स ही करते हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, 1000+ डिस्ट्रीब्यूशंस लिनक्स के अंदर है. ठीक है. उसमें से आपको बहुत सारे पता होंगे, जैसे कि एक रेड हैट है, उसके बाद सेंटोस मोस्टली कॉलेजेस स्कूल में यूज़ करते हैं, डेबियन बेस उबंटू यूज़ करते हैं. उसके बाद अब बहुत लोगों को हैकिंग के बारे में भी पता है, तो उनको पता है कि हैकिंग के लिए कौन सी ओएस यूज़ की जाती है. तो उसमें से 2-3 ओएस है, एक है काली लिनक्स, पैरेट और आर्च. ये कुछ पॉपुलर ओएस है. इतनी सारी ओएस नॉर्मली पता होती है सबको, मतलब जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं. लेकिन अब आपको इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको कुछ तो लिनक्स के बारे में सीखना है. तो रेड हैट कोर्स जो प्रोवाइड करती है वहाँ पे आपको लिनक्स के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है. उसके अंदर ए से लेके जेड तक जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है. लेकिन अगर आप रेड हैट कोर्स एक बार सीख जाते हो तो आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली हैंडल कर सकते हो. ठीक है. अब आपको ये भी पता है कि मार्केट में लिनक्स बहुत ही फेमस है, और 70 और 80% लिनक्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल, बिकॉज उसके पीछे सिक्योरिटी का रीज़न है, फ्लेक्सिबिलिटी का रीज़न है. ठीक है.
तो आपको एक मैं रेड हैट के बारे में कुछ या फिर लिनक्स के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे डॉकर के ऊपर डिस्कशन करना है आपके साथ, ठीक है। तो रेड हैट के बारे में या फिर लिनक्स के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि लिनक्स, आपको पता है कि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद फेसबुक है, उसके बाद नासा है, ये खुद लिनक्स यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद उनके जो सुपर कंप्यूटर्स है या फिर उनके जो जो बड़े सर्वर्स है, उसमें भी लिनक्स ही यूज़ की जाती है, वहाँ पे विंडोज़ यूज़ नहीं की जाती। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि लिनक्स कितनी यूजेबल है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है फिलहाल मार्केट में। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, अगर मैं वो एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत टाइम हमारा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी में या फिर हैकिंग में या फिर ओएससीपी, मतलब अगर हैकिंग के अंदर आएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे टॉपिक्स है या फिर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। वो सीखने हैं तो आपको लिनक्स का फुल नॉलेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप वहाँ पे कुछ कर सकते हो या फिर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे आते हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है या फिर कोई भी हो, वो अगर जब भी हैकिंग सीखने के लिए आता है तो उनको पता नहीं होता कि बेसिक चीज़ें क्या चाहिए या फिर हमें इसके लिए बेस क्या चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें सबसे पहले लिनक्स आनी चाहिए। तो अब लिनक्स के बारे में ये हुआ, अब हम देखते हैं डॉकर के बारे में। एक्चुअली मुझे डॉकर के बारे में ही बताना था, लेकिन डॉकर भी हमें देखना है तो हमें डॉकर के लिए लिनक्स ही चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिनक्स का टॉपिक थोड़ा सा लिया। हमें डॉकर के लिए भी लिनक्स ही चाहिए। तो अब डॉकर के अंदर क्या होता है या फिर डॉकर क्या है, कुछ बहुत सारे लोगों को पता होगा या फिर किसी ने सुना होगा कि हाँ डॉकर नाम की कुछ चीज़ है, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपको जब भी, अब फॉर एग्जांपल कॉलेज के स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं हम, अगर वो लास्ट ईयर में है तो उनको कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, मतलब मोस्टली जो आईटी फील्ड में है या फिर कंप्यूटर में है, उनको लास्ट ईयर में या फिर सेकंड लास्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो उनके प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली लिनक्स सिस्टम के ऊपर बेस होते हैं, या फिर उनको जो एप्लीकेशन यूज़ करने पड़ते हैं जैसे कि माई एसक्यूएल हुआ, पीएचपी हुआ, ठीक है, जावा, से बहुत सारे एप्लीकेशंस उनको यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मुझे अपाचे का या फिर पीएचपी का प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो मुझे बेसिकली अपाचे नीडेड है, ठीक है। तो अपाचे मुझे अगर नीडेड है तो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए अब मोस्टली ऐसे नॉर्मली देखा जाए ना, बहुत लोग लिनक्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉलेज में भी बच्चों को कुछ अच्छा खासा पता नहीं होता कि लिनक्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जो स्टाफ होता है, मतलब जो टीचर्स लोग होते हैं, वो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चे भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि इसके इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, अगर मुझे कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा पूरा लैपटॉप या फिर पूरा सिस्टम मीन्स हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक लैपटॉप होता है, एक कंप्यूटर होता है। तो हमें अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है या फिर यूज़ करनी है तो हमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम पूरे सिस्टम के ऊपर लिनक्स को इंस्टॉल कर दे, जो भी हमारी प्रीवियस ओएस है, विंडोज़ हो, उसको फॉर्मेट करके वहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करें। अदरवाइज विंडोज़ के अंदर VMware यूज करके VMware के ऊपर हम कोई भी हमारी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, लाइक काली, पैरेट, उबंटू, डेबियन, सेंटोस। तो ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसी कि हम वहाँ पे डॉकर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दोनों का तुम्हें एक डिफरेंट बता देता हूँ, जो भी डिफरेंस है वो बता देता हूँ नॉर्मली। अब देखो,
अगर हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं तो वर्चुअल मशीन में हमें क्या क्या लगता है, सबसे पहले हमें सर्वर लगेगा, मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर है वो लगेगा, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर क्या, लैपटॉप आ सकता है, ब्लेड सर्वर आ सकता है, उसके बाद कंप्यूटर आ सकता है, मीन्स हमारा सीपीयू। उसके बाद उस हार्डवेयर के ऊपर हमें कोई भी एक होस्ट ओएस इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब होस्ट ओएस हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, जो मैक यूज़र है वो मैक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होस्ट ओएस के ऊपर हमें यहाँ पे एक हाइपरवाइजर यूज़ करना पड़ता है। हाइपरवाइजर मीन्स हम यहाँ पे अगर समझे तो हमें एक एजेंट यूज़ करना पड़ता है जिसके ऊपर हम वर्चुअल ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब सबको पता है कि वर्चुअल ओएस इंस्टॉल करने के लिए हम VMware यूज़ करते हैं और वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हाइपरवाइजर होने के बाद यहाँ पे हमें फिर से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो कोई भी हो सकती है, विंडोज़, लिनक्स, ठीक है। उसके बाद यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पे उसकी जो भी बाइनरीज, लाइब्रेरीज जो भी है वो मैनेज करके, जो भी हमें मीन्स हमने जिस भी टास्क के लिए ये ओएस इंस्टॉल किए वो टास्क हम कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के लिए तो हम यहाँ पे अपाचे फिर चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से VMware वर्क करता है। अब ये हो गया VMware के बारे में। अब हम देखते हैं डॉकर कंटेनर के बारे में। अब डॉकर कंटेनर के अंदर होता क्या है, अब दो दो चीज़ें बेसिक है जो दोनों जगह पे सेम लगती है, एक सर्वर और दूसरी होस्ट ओएस। लेकिन होस्ट ओएस के बाद हम सीधा यहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल कर देते हैं, और डॉकर के बाद सीधा हमें जो भी एप्लीकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सिर्फ आपको अपाचे चाहिए, ठीक है, तो आप सिर्फ अपाचे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिर्फ जावा चाहिए, आप सिर्फ जावा इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या है, अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए जावा की ज़रूरत पड़ी, PHP की ज़रूरत पड़ी, या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी उसके पैकेजेस है या फिर जो भी उसके एप्लीकेशन है जावा के या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उसको इंस्टॉल करो। उसके बाद वो इंस्टॉल नहीं हो रहे तो उनकी जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब हर एक एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन किसी ना किसी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह से ये सब कुछ वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उनकी डिपेंडेंसी को मैनेज करो, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम डॉकर के अंदर आए तो डॉकर के अंदर हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। अगर आपको वर्चुअल के अंदर PHP को रन करना है या फिर आप वेब सर्वर को होस्ट करना है अपाचे के ऊपर, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है, ओके। लेकिन डॉकर कंटेनर के अंदर अगर आपको वेब सर्वर होस्ट करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली अपाचे को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे जो OS मीन्स वर्चुअल या फिर VMware के लिए जितने रिसोर्स लगते हैं हार्डवेयर के, हमारे जो भी हो, स्टोरेज हो, मेमोरी हो, प्रोसेसर हो, जितना भी हो कंज्यूम करता है, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से हमारी जो सिस्टम है वो हैंग हो जाती है, स्लो हो जाती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन डॉकर कंटेनर क्या करता है, जो आपके सिस्टम से उतना ही रिसोर्स उठाएगा जितनी उसको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने अपाचे इंस्टॉल किया तो सिर्फ डॉकर के ऊपर आपने अपाचे इंस्टॉल किया तो अपाचे को मैक्सिमम मेमोरी लगती है इंस्टॉलेशन के लिए, मैक्सिमम 300 MB तक वो इंस्टॉल हो जाता है, उतनी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो रिसोर्स है वो बहुत ही कम यूज़ होता है एज कंपेयर वर्चुअल मशीन और वर्चुअल बॉक्स और VMware, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ हम अपाचे को ही नहीं इंस्टॉल कर सकते। अगर आपको लगा
आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ और मैक छोड़ के, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स कर्नल के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको डॉकर के या फिर कंटेनर के ऊपर इंस्टॉल करनी है तो आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम के ऊपर डॉकर इंस्टॉल्ड है। तो डॉकर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी डॉकर की इमेजेस अवेलेबल है। तो मैंने जैसे एंटर किया तो मेरे पास डॉकर की उबंटू की इमेजेस अवेलेबल है। उसके बाद अपाचे 2 की इमेज अवेलेबल है विथ PHP 5, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो इमेजेस है, अगर डॉकर में, हाँ एक और चीज़, डॉकर में हमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी एप्लीकेशन होस्ट करना है वो एप्लीकेशन हम एक कंटेनर के अंदर होस्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज डॉकर जो है वो कंटेनर से ही जाना, कंटेनर के बारे में बताना भूल गया था, ओके। तो अब कंटेनर क्या होता है, अब जो के अंदर उतने ही कंटेंट होते हैं जितने आपके बेस सिस्टम के हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें या फिर जो जो डिपेंडेंसीज, एप्लीकेशन, मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क्स, प्लगइन्स, जो भी कुछ है, होती है। अब ये डॉकर इमेजेस से एक टेम्पलेट होता है, हम एक फाइल बोल सकते हैं। उस फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टाइप कुछ वहाँ पे उन्होंने सेट किया होता है।